नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं मुकाबला। आज बीजेपी ने एक नया नारा दिया है यूपी के कैंपेन में। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सबने कहा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। चुनाव के ऐन बीच में सब कुछ हो रहा है। चुनाव के तीसरे चरण से 24 घंटे पहले यह नारा उत्तर प्रदेश में जोर शोर से बीजेपी घुमा रही है। सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है, और दूसरा, क्या यह नारा अखिलेश यादव को चुनाव में महंगा पड़ेगा? इसकी वजह दरअसल ये तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर में देखिए, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम है शादाब अहमद शेख। यह शख्स मोहम्मद सैफ का पिता है। मोहम्मद सैफ कौन है? मोहम्मद सैफ वो शख्स है जिसे अहमदाबाद ब्लास्ट के केस में दोषी करार दिया गया है और मोहम्मद सैफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 2008 जुलाई में धमाके हुए थे। 70 मिनट के अंदर 21 बम फटे थे अहमदाबाद में, और उसमें जो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है, शादाब अहमद शेख, इनका बेटा मोहम्मद सैफ शादाब अहमद, वो दोषी करार दिया गया है और अहमदाबाद की अदालत ने उसको फांसी की सजा दी है। जब से ये तस्वीर सामने आई है तब से बीजेपी हमलावर है। असल में सेशंस कोर्ट में एक रिप्लाई भी दाखिल किया गया, वो भी आपको दिखा दें, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि इस व्यक्ति का हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सजा सुनाई गई, जब दोषी करार दिया गया, उसके बाद सजा सुनाई जा रही थी इसी सैफ को, तो इसने ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये अपना रिप्लाई दाखिल किया। ये मेरे पास भी है और इसके दूसरे पन्ने पर ये अपना पूरा बैकग्राउंड बताता है। दरअसल ये दलील थी कि मुझे कम सजा दी जाए, लीनियंसी बरते अदालत, थोड़ा रहम करे। उसमें ये बताते हैं अपने पिताजी के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड में लिखा है, फादर्स ऑक्यूपेशन, माय फादर इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये आपको बता दूं, 14 फरवरी 2022 को अहमदाबाद की बीजेपी के हाथ लगा है। यह तस्वीर जब से वायरल हुई है, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला शुरू कर दिया। आज हर रैली में उन्होंने अपना नारा दोहराया। पीलीभीत में उन्होंने कहा कि आतंकी के पिता अखिलेश के लिए वोट मांगते थे। 2017 के पहले जो सरकार थी, याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय समाजवादी पार्टी ने पहला काम कोई किया था, तो दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था। दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को, यही आतंकवादी कोई अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, कोई संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, कोई सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, किसी ने बिजनौर में, किसी ने गोरखपुर में, किसी ने लखनऊ में, किसी ने कानपुर में, किसी ने वाराणसी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कुत्सित चेष्टा की थी। योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में तो कहा ही, सीतापुर में भी अपनी बात दोहराई और इस बार उन्होंने इस तस्वीर का भी जिक्र किया जो हमने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जिस आतंकवादी का संबंध है, उसमें से एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ फोटो खिंचा करके समाजवादी पार्टी का प्रचार भी कर रहा है।
योगी और बीजेपी आलाकमान के हमले ने ऐसा लगा आज कि जैसे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को परेशानी में डाला। अखिलेश यादव भी सामने आए, पहली बार इस मुद्दे पर रिएक्ट किया, लेकिन सिर्फ 3 लाइनें कहीं। सुनिए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। आज महंगाई कम कैसे होगी, बिजली की दर कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे, फौज में भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है। गर्मी वाला बयान अभी भी मुख्यमंत्री का चल रहा है, कल भी उन्होंने कहा है, आज भी कहा। ये जो गर्मी निकालने वाले लोग हैं, पहले दूसरे चरण में ही इनकी जनता ने भाप निकाल दी है। आने वाले जो चरणों में चुनाव होगा, इस भारतीय जनता पार्टी का धुआं निकाल देगी जनता। जवाब आपने सुना अखिलेश यादव का। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत करते हैं। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से लोकसभा सांसद हैं। सुब्रत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। खान साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपी सिंह जी, आईपीएस ऑफिसर और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, आपका बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। शिवम, स्वागत है आपका भी। और शोएब जमई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब जी इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। जमई साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सुब्रत पाठक जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि योगी जी का बयान आज दिन भर हमने सुना। आपकी पार्टी कल से जो है इस बात को लेकर हमलावर है समाजवादी पार्टी पर और नारा दे रही है सपा का साथ आतंकियों के साथ। अखिलेश यादव से सवाल हुआ, उनका जो पहला जवाब था वह था कि भाजपा ना पहले कुछ जानती थी ना आज कुछ जानती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा आपके इस इल्जाम पर। देखिए, भाजपा पहले भी जानती थी और आज तो सब स्पष्ट हो गया है। भाजपा जानती थी कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी वोट बैंक की लालच में आतंकवादियों तक का समर्थन करती है। अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही जिस प्रकार से आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार में हुई थी, तो उसके बाद भी वो तो भला हो हाईकोर्ट का जिसने उसको रोक दिया, न था तो वहां पर दुर्दांत आतंकवादी उत्तर प्रदेश में जेल से छोड़े जा चुके होते। और आज जिस प्रकार से ये तो ना हमने कहा है और ना ही ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ना किसी अन्य ने, वो तो खुद ही वो लोग लिख के दे रहे हैं कि उसके पिताजी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो इस प्रकार के उसके वकीलों ने वहां के ऊपर दावा किया। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से आजमगढ़ की धरती को पाया गया, वो चाहे दिल्ली में से जिस डॉक्टर मोहन शर्मा की हत्या हुई थी उससे जोड़ा हो तो आतंकवादी आजमगढ़ के निकले, यहाँ के ऊपर भी आतंकवादी आजमगढ़ के निकले। तो आजमगढ़ में आतंकवादियों को पनाह आखिर मिली, तो उनको अगर वहां के ऊपर वो पले पोसे तो किसके कारण से? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकारों के कारण से, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में। और यही कारण रहा कि वहां के ऊपर पहले नेताजी चुनाव लड़ने गए, अब उसके बाद में ये अखिलेश जी वहां से भी चुनाव लड़ने चले गए। तो ये बगैर आतंकवाद के इनका अरे आप कह रहे हैं क्योंकि ये आतंकवादी जो हैं कई मामलों में आजमगढ़ के निकले पाए गए और समाजवादी पार्टी जो है वो वहां पर आश्रय प्रश्रय देती है आतंकियों को, इसलिए चुनाव भी वहां से लड़ते हैं। ये आपने कड़ी से कड़ी मिलाई है। मैं खान साहब के पास जाना चाहता हूं। खान साहब, सबसे पहले कल से चूंकि ये सवाल आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है, जब से ये तस्वीर सामने आई है और इस शख्स मोहम्मद सैफ का जिक्र हुआ जिसको मौत की सजा अहमदाबाद ब्लास्ट के मामले में अदालत ने सुनाई, तो वो तस्वीर जिसमें इस शख्स के पिता अखिलेश यादव से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर आ जाएगी तस्वीर अभी, और दूसरा ये जो जवाब इसने सजा कम करने के लिए दाखिल किया है अपने वकील के मार्फत अदालत में 12 फरवरी को, जिसमें ये कह रहा है कि मेरे पिता समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और आजमगढ़ यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो फिर कैसे आपकी पार्टी कह सकती है कि इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है? देखिए सौरभ जी, जहां तक सवाल ये जो घटना है अहमदाबाद वाली, इसको लेकर के बीजेपी जो असल मुद्दे हैं उनसे उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने की एक कोशिश कर रही है। दरअसल इन लोगों ने ज़मीन पर तो कुछ काम किया नहीं। 2017 से 22 तक जनता ने आपको भरपूर माइंडेड दिया, इतनी ताकत की सरकार बनाई, आपने लोगों को नोटबंदी दी, नोटबंदी से कोई लाभ हुआ हो तो बताइए। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि बीजेपी ना तो पहले कुछ जानती थी ना आज कुछ जानती है। उसके बाद आपने तालाबंदी कर दी, तालाबंदी करने के बाद जिस तरह से मजदूरों की जान गई पैदल चलते हुए, आप उन्हें उनके घर नहीं पहुंचा पाए। हम इस पर सवाल पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब दे नहीं रहे हैं कि कैसे सैकड़ों मजदूरों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, उनके बच्चों ने दम तोड़ दिया।
आप फोटोशॉप करा रहे हैं योगी जी। वही मुख्यमंत्री हैं ये कि जिन्होंने अपने ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे थे। ये फोटो क्या, ये जो तस्वीर जारी की है इन्होंने, जो तस्वीर जारी हुई है, क्या ये फोटोशॉप है? आप कह रहे हैं वो गलत तस्वीर है? देखिए अभी परसों हमने देखा योगी जी ने जो अपनी फोटो जारी की थी ट्विटर पे, उसमें जनता कहीं और टाटा कर रही है और आप कहीं और कर रहे हैं, पब्लिक इनको सुनने नहीं आ रही। और जहां तक सवाल सौरभ जी आतंकवादी घटनाओं का है जी, क्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जो स्याना थाना बुलंदशहर के अंदर उनकी हत्या की गई थी, क्या वो आतंकवादी नहीं थे? क्या विकास दुबे कानपुर वाला जिसने हमारे जवान वीरों को शहीद कर दिया, उनकी हत्या कर दी, ठीक है साहब, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बातें तो आप कहेंगे, मैं कुछ भी कहूंगा आप पहले ये बात सुनाएंगे। आपने ठीक है, आपने बाकी मुद्दे उठा लिए, आप असल मुद्दे पर आइए। आज बीजेपी अब असल मुद्दे पर आइए। आप अगर एक कन्विक्टेड आतंकवादी के परिवार परिजनों की कोई तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाते तो मैं जरूर उस पर प्रोग्राम करता और सुब्रत पाठक जी से पूछता कि बताइए आतंकी के पिता आपका क्या आपकी पार्टी के नेता से लेना देना है। आज तस्वीर जो आई है उसमें कन्विक्टेड आतंकवादी का पिता अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो सवाल मरेगा ना। आप ये बता दीजिए कि वो आदमी जो है शादाब अहमद शेख, वो आपकी पार्टी का मेंबर था, है या नहीं है? अरे सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने में महारत हासिल है। हम लोग झूठ पे ना सियासत करते हैं, ना गुंडे माफियाओं को साथ रखते हैं। इन्होंने तो विकास दुबे को पाला। अरे सर, विकास दुबे की कहानी हो गई पूरी, ना विकास दुबे है ना विकास दुबे के साथी, लेकिन अभी ये मोहम्मद सैफ भी है जिसको मौत की सजा अदालत ने दी है, और अभी ये शादाब अहमद शेख भी है। अरे भाई देखिए खान साहब, देखिए प्लीज थोड़ी लॉजिकल बात करनी चाहिए ना सबको। देखिए वो आदमी अदालत में अपने जवाब में कह रहा है कि मेरे पिता समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, आजमगढ़ यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आप जो वो आदमी कह रहा है, आप कह रहे हैं वो अदालत में झूठ। ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये रहा सबूत, ये कोरा झूठ है। ये रहा सबूत फैलाने की आदत है सर। ये रहा सबूत मेरे हाथ में, अदालत में सर, अदालत में जो जवाब जारी दिए जाते हैं वकीलों की तरफ से, वो है मेरे हाथ में। चुनाव जीतना चाहते थे, ये लड़ना चाहते थे। खान साहब ये तो वो बात हो गई कि बिल्ली को देख कर कबूतर आंख बंद कर लेता है। ये रहा सबूत ना, मेरे हाथ में है सबूत। सौरभ जी, सौरभ जी, हम तो एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं भाजपा के साथी से। जरा वो बताएं कि कोई व्यक्ति अगर सड़क पे तन्हा जा रहा है और उसको भीड़ इकट्ठा करके उसकी हत्या कर दे, तो क्या वो आतंकवादी घटना होती है या नहीं होती है? बिना किसी रंजिश के आप किसी को भी जो है, आप एक सवाल का हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। मैं एक बार फिर आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं, इस आतंकवादी मोहम्मद सैफ के पिता का आपकी पार्टी से कोई लेना देना है या नहीं है? और वो अपने इस एफिडेविट में ये भी कह रहा है, अपने इस जवाब में, कि मेरी अचीवमेंट क्या है? मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं अपने पिता के, जब वो म्युनिसिपल और लोकल इलेक्शन के चुनाव लड़ते थे तब मैं कैंपेन करता था उनके लिए। ये वो पहले सफे में तो ये बता रहा है वो। देखिए सौरभ जी, ये सिर्फ कही सुनी बात है, इसका कोई तथ्य नहीं है। और ये अदालत में दाखिल किए गए कागज को आप कहीं सुनी बात बता रहे हैं, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप हो सकता है डिफेंसिव हो इस मुद्दे पर। अच्छा, ओपी सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पर, ओपी सिंह साहब के पास मैं जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ हैं। ओपी सिंह साहब का मेरी जानकारी में नहीं है कि जब ये सब मामला चल रहा था, जब ये अरेस्ट वगैरह हुई हैं, तब सर कहां पर थे। लेकिन सर ये बताइए कि ये जो जवाब इस व्यक्ति ने अदालत में दाखिल किया है, जिस दिन सजा सुनाई जा रही थी उस दिन, कि अदालत थोड़ी रहम करे और लीनियंसी बरते, उस कागज की क्या कोई अहमियत नहीं है? उसमें अगर वो ये व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पिता का फलाना फलाना बैकग्राउंड है, तो क्या वो कोरा झूठ कह देगा कोई? देखिए सौरभ जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस बात की गंभीरता इस तरह लगाई जा सकती है कि हिस्टोरिकल ये केस था, उसमें गंभीर तरीके से इसकी विवेचना की गई और इसमें ट्रायल और जो भी कन्विक्शंस हुए हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकल कन्विक्शंस हुए हैं। आप यदि दृष्टिपात कीजिए उस घटना पे कि 2008 की जो घटना हुई है 26 जुलाई की, उसमें 70 मिनट में 22 बम के धमाके हुए, 24 बम प्लान किए गए और 22 में उसमें धमाके हुए, 56 लोगों की मौतें हुई और 200 से अधिक आदमी घायल हुए। और अगले ही दिन सूरत में 29 जिंदा बम बरामद किए गए और सारे बम जो हैं यद्यपि लो इंटेंसिटी के थे,
फिर भी उनकी सिमिलैरिटी जो है बैंगलोर के बम ब्लास्ट की तरह थी। तो ये बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें कोर्ट ने 13-14 साल की ट्रायल के बाद 49 लोगों को कन्विक्ट किया, जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई और 11 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा दी गई। आप सोच लीजिए कि भारतवर्ष में ये पहला एक जजमेंट हुआ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एक बार में इतने लोगों को फांसी की सजा दी गई है। तो इसे हम बहुत ही गंभीर तरीके से अगर नहीं लेंगे, क्योंकि ये संदेश बहुत डिफरेंट तरीके का संदेश है। एक पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट, जो कन्विक्टेड पर्सन है वो एफिडेविट देता है कोर्ट में, और कोर्ट में जो एफिडेविट दी जाती है वो ओथ के साथ दी जाती है, उसकी एक अहमियत होती है। अगर वो एफिडेविट में ये लिख रहा है और दे रहा है कि मेरे पिता जो है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो न मानने का आधार नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप हुआ है या ये फर्जी दस्तावेज है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपका एक महत्वपूर्ण चैनल है, आपका एक नेशनल टीवी है, और उस नेशनल टीवी पे ये इस तरह की फर्जी चीजें नहीं चल सकती हैं। तो आपने जरूरी इसको एक क्रेडिबल सोर्स से लिया होगा, और वो सोर्स आपका या तो न्यायालय होगा और या कोई वकील होगा। बिल्कुल जो भी होगा, मैं समझता हूं कि इस दस्तावेज को न मानने का कोई अधिकार नहीं है और कोई आधार नहीं है, और ये बहुत ही गलत संदेश देता है किसी भी इंडियन डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और आजकल पूरे प्रदेश में एक बहुत ही हॉट हेडेड एक इलेक्शन चल रहा है। मैं जानता हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी आरोप और प्रत्यारोप लगाती है, बीजेपी जैसे समाजवादी पार्टी पर लगाती है, समाजवादी पार्टी भी उसी तरह बीजेपी और बसपा पे लगा रही है। लेकिन इन सब चीजों का एक अपना नेशनल महत्व है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसे बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अभी मुझे लगता है आपने जो बातें कही उसके बाद तो कोई ये इन दस्तावेज पर शक करने की बात, इस तस्वीर पर शक करने की बात की गुंजाइश नहीं उठती। अभी तक तो कोई मुझे समाजवादी पार्टी का ही नेता ऐसा नहीं मिला जिसने कहा ये तस्वीर फोटोशॉप है। और ये डॉक्यूमेंट तो कल से हमारे पास है, और इस डॉक्यूमेंट को हमने बड़े वैध तरीके से हासिल किया है। रिपोर्टर्स का काम होता है ये, इसके हमारे रिपोर्टर ने, निर्णय कपूर हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट अदालत में जो दिया गया था वो हासिल किया है, और ये पूरी तरह सत्य है। सच लिख इसमें इस डॉक्यूमेंट को कोई व्यक्ति इसकी वैधता पर सवाल खड़े नहीं कर सकता है। शिवम, लेकिन बार बार ये कहना कि हवा में उड़ा दे जनमानस, जैसे आज अखिलेश जी ने किया, सवाल हुआ उनसे कि योगी जी कह रहे हैं कि वो आतंकवादी का पिता आपकी पार्टी में है, इस पर आपको क्या कहना है? तो ये कहकर कह रहे हैं वो कुछ नहीं जानते, जैसे मतलब जैसे कोई मामला है ही नहीं। सौरभ जी, वही तस्वीर है जो आपने इनिशियल रिपोर्ट में बताई थी, और मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा आतंकवादी है, समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा आतंकवादी है और आतंकवादी है। जुलाई 2008 में 56 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे ने। और सिर्फ इतना नहीं है, आपने जो रिपोर्ट दिखाया है, जो कोर्ट में फाइल किया है वो अलग है, उसके पिता से एक रिपोर्टर ने, और देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है वहां से कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अहमद ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस फैसले को एक मौके के तौर पर लपकना और यह कहना कि अहमदाबाद बम धमाके में मौत की सजा पाए व्यक्ति का पिता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, उनके साफ इरादों की तरफ इशारा करता है। मतलब उनके लिए बेटे ने बम फोड़ दिया वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि यह चुनाव में इस्तेमाल हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2012 के समाजवादी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है बाकायदा कि जो मुसलमान तबका है उनके जो बच्चे आतंकवाद के जुर्म में जेल में बंद हैं, हम उनको वहां से छुड़ाएंगे। उन्होंने कोशिश भी की। और एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूं मैं आपको, ये 18 मई 2013 को अयोध्या कोर्ट में लेकर जाते वक्त एक आतंकवादी था खालिद मुजाहिद, उसकी लू लगने के कारण मौत हो गई थी। 42 पुलिस वालों पर 302 के तहत यानी के मर्डर का मुकदमा चला था, और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अभी के राज्यसभा सांसद हैं, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ब्रजलाल जी हुआ करते थे, उन तक पर भी मुकदमा चला था एक आतंकवादी के मरने का। मतलब कहने का यह हुआ कि यह अहमद जो आज एक आतंकवादी का पिता है, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो यह कल का विधायक और परसों का मंत्री जरूर बनेगा, क्योंकि इसके पास मुसलमान सेंटिमेंट है और यह तमाम तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है यह जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है यह बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं शुएब जमई जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। देखिए, ये तो एक बात हुई कि ये चुनाव के बीच में अदालत का फैसला आ गया, उसके बीच में ये जो उसने जवाब फाइल किया अदालत में एफिडेविट दे करके वो सामने आ गया, तो ये बातें खुल गई।
चलिए ठीक है, इस पर सपा अपनी तरीके से रिएक्ट करेगी, बीजेपी अपना इल्जाम लगाएगी। लेकिन शोएब जमाई साहब, जो जमीयत उलमा हिंद ने कहा है, अरशद मदनी साहब ने, कि वो इन सारे लोगों को जिनको सजाएं दी गई हैं अदालत की तरफ से, इनको वो लीगल एड मुहैया कराएंगी। पर पहले कह देता हूं, लीगल एड किसी का भी हक है, वो चाहे आतंकवादी हो या कोई भी हो, उसको कानूनी मदद अगर कोई देना चाहता है दे सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन हर मामले में हम ये देखते हैं, कोई अदालत किसी को आतंकवाद की मामले में सजा देती है तो कोई ना कोई उठ के उसके बचाव में खड़ा हो जाता है कि नहीं ये गलत हुआ है, कि नहीं ये बहुत सख्त सजा दे दी है। तो ये चीज समझ नहीं आती। सौरभ जी, जब हम आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर बात करते हैं तो मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपनी पॉलिटिकल एथिक्स को बनाए रखते हैं। हमारे पूर्व में पैनलिस्ट समाजवादी से थे या बीजेपी के थे, उन्होंने किसी विशेष संप्रदाय का नाम केस से या आतंकवाद से नहीं जोड़ा। लेकिन इससे पहले जो शिवम त्यागी थे, उन्होंने विशेष संप्रदाय से आतंकवाद को लिंक करने की कोशिश की, जो बहुत शर्मिंदगी और शर्मनाक बात है, बहुत गलत बात है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको धर्म विशेष से न जोड़ूं, अथवा संगठन विशेष और विचारधारा से जरूर जोड़ूंगा। अहमदाबाद का जो केस है जी, यकीनन आतंकवाद के खिलाफ हमारी कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, हार्ड स्टैंड होना चाहिए। जो 38 लोगों को यहाँ से सजा मिली है, वो सजा के काबिल होंगे इसलिए सजा मिली है, और उनके पास अधिकार है कि अभी हाई कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो एक अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इसी केस में 38 लोग जो बरी हुए हैं, 15 सालों के बाद जब ये आया है, तो जो बरी हो गए हैं उनके 15 साल कौन वापस लौटाएगा? ये एक बहुत बड़ा लूप होल है इन्वेस्टिगेशंस में भी, और अदालती कार्रवाइयों पर भी एक सवाल उठता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप हार्ड स्टैंड टेरर की बात करते हैं कि टेरर पॉलिसी पे हमारी कोई भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमारा यहाँ से सॉफ्ट स्टैंड नहीं होनी चाहिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो चेहरा है वो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी, जिसकी अभी सिर्फ बेल पर बाहर है, साध्वी प्रज्ञा सिंह, कोई बरी नहीं हुई है, हेल्थ ग्राउंड पर बाहर है, उनको आपने सांसद बनाया। इसी मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी अभिनव भारत ग्रुप था, उसको मुंबई के एटीएस ने रिकमेंड किया था 2016 में कि इसको बैन किया जाए, क्योंकि इनके पास से बहुत बड़े मात्रा में हथियार भी मिले थे मुंबई में, और मालेगांव ब्लास्ट में भी इनका हाथ था। लेकिन मोदी सरकार ने इस संगठन को बैन करने से मना कर दिया, क्योंकि ये संगठन अभिनव भारत, जिसकी शुरुआत विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1905 में की थी, ये वो संगठन था। ठीक है, ये फैक्ट्स है, आप कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं। तीसरी बात बोल के खत्म करता हूँ अपनी बात, कि अगर सिर्फ महज किसी के पिक्चर से या फोटो साबित होने से अगर पूरी पार्टी या पूरी विचारधारा देशद्रोही या अपराधी साबित होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल से जो आईटी सेल बीजेपी का जो लड़का था अंकित, जो आईएसआई पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, वो तो बीजेपी का ऑफिशियल बियरर था। तो क्या बीजेपी को मैं पूरे आईएसआई? ठीक है शोएब, आप बोले, आपने बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने अहमदाबाद ब्लास्ट की निंदा की, आपने ये कहा कि अगर इनको सजा हुई है तो यकीनन इनका कोई दोष होगा, मैं आपकी उस बात का स्वागत करता हूं। उसके बाद आपने कहा कि चले अगर इस पर कार्रवाई हो रही है तो मालेगांव में क्यों नहीं हुई, अभिनव भारत पर क्यों नहीं? इसका जवाब पाठक साहब देंगे, इनकी पार्टी की सरकार से आपका यह सवाल है और आपका पूछना बनता है, इनका जवाब देना भी बनता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जैसे आप कोई पॉलिटिकल आदमी तो है ही नहीं, फिर लेकिन आपने जिस तरीके से डिफेंड किया समाजवादी पार्टी को कि पिता अगर दिखाई दे रहा है तो पार्टी आतंकवादी नहीं हो जाती। कोई पार्टी को आतंकवादी कौन कह रहा है? किसी ने पार्टी को आतंकवादी नहीं कहा है, लेकिन ये स्वीकार तो करें कि हां, जो कन्विक्ट हुआ है आतंकवाद के मामले में, ये उसका पिता है और ये हमारी पार्टी में था या है। इतना या नहीं है तो ये बता दें, है तो बता दें, था तो बता दें, लेकिन उससे बचकर निकलने के क्या मामला है? सौरभ जी, ठीक है, मैं अपना एक इस्लामिक स्कॉलर भी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था और इस वक्त जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। जी, चैनल में नहीं दिखाते, वो एक अलग बात है। मुझे नहीं, हमारा समर्थन भी है समाजवादी। ठीक, तो जब समर्थन है समाजवादी पार्टी को हमारी तरफ से, तो जब आप समाजवादी, अच्छा ठीक है, चलिए अब ये बात क्लियर हो गई कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आपकी पार्टी का समर्थन है इनको, ठीक है। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर बताइए, अरे कन्विक्टेड आदमी है ये आतंकवाद के मामले का कन्विक्टेड आदमी, उसके पिता की फोटो दिखेगी अगर अखिलेश यादव जैसे बड़ा नेता के साथ, तो सवाल नहीं पूछा जाएगा?
आपको बीजेपी का ऐसा कोई मामला मिलेगा आप सवाल नहीं पूछेंगे? कोई सॉफ्ट स्टैंड नहीं है तो है? क्या है ये मैं कह तो रहा हूँ कि जो आतंकवादी है वो आतंक के केस में बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन फोटो किसी के साथ, किसी के पिता के साथ हो तो जैसे मैंने आईटी सेल का ये कहा, बीजेपी वाले जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे उसकी भी तस्वीरें बीजेपी बड़े बोले ना आपने, तब पूछा था ना सवाल, तो आज ये पूछ रहे हैं, आज ये पूछ रहे हैं कि बता दें ना। अरे भाई बता दें, ये था हमारे साथ, इसको बोलने ना बोलने में क्या जाता है, एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है भाई? केंद्रीय, सुनिए मेरी बात, केंद्रीय मंत्री के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चलाने का आरोप लगा। हर मीडिया ने, हर किसी ने बार बार सवाल पूछा बीजेपी से, आप लोगों ने खूब सवाल पूछा। इनके ये लोग कहते थे कि हाँ वो हमारा मंत्री है, ये उनका बेटा है, तो बेटे के ऊपर कोई इल्जाम लगाए तो वो मंत्री के ऊपर तो नहीं लगा। ये बात अखिलेश यादव कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह रहे। वो कहें अगर बेटा आतंकवादी है तो पिता पर इल्जाम क्यों? लेकिन माने तो सौरभ जी, मैंने सिर्फ बीजेपी का दोहरा चरित्र जो आतंकवाद पर था उसको जाहिर किया कि जब कोई विशेष संप्रदाय के नाम लेने की बात आती है तो बहुत मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन अभिनव भारत पर आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता है, क्यों ये तस्वीर जब सामने आई इसके बाद से जवाब नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे हैं आज के मुकाबला के। ब्रेक से पहले सुब्रत पाठक कह रहे थे कि क्यों ये इतना गंभीर मामला है। ओपी सिंह साहब ने बोला कि बहुत गंभीर मामला है। अदालत का कागज जब सामने आ जाता है, उसके बावजूद हमारे साथ मुजफ्फर खान साहब हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोई दम नहीं है। वो ये इस तस्वीर पर भी वो सवाल खड़े करते हैं। मुजफ्फर खान साहब क्या जवाब देंगे? सौरभ जी, मैं आपको केवल एक तस्वीर नहीं, एक वीडियो का भी जिक्र करूंगा। हाँ। आप बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं। आतंकवादी किसी भी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, वो सिर्फ आतंकवादी होता है, उसका कोई मज़हब धर्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अभी 4 दिन नहीं हुए इस घटना को, केंद्र में मंत्री जी का एक वीडियो वायरल होता है कि हम विधायक सांसद से पहले कुछ और भी थे। उनका पुत्र एक दहशतगर्दी वाली घटना को अंजाम देता है, बेगुनाह और मासूम किसानों को अपनी जीप से कुचल देता है जी। उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो एक बार तो मोदी जी से पूछ लेते कि नैतिकता होनी चाहिए कुछ। इनके पिताजी का तो वीडियो भी था। हाँ बिल्कुल। क्यों अरे उनको आपसे पहले तो मैंने जिक्र किया उस बात का, इसी कार्यक्रम में आपसे पहले मैंने जिक्र किया। लेकिन इनकी पार्टी कहती है ना, अरे भाई बेटे, पहले तो इनके उस मंत्री के बेटे को सजा नहीं हुई, वो कन्विक्टेड नहीं है, अभी आरोपी है। ये जो आतंकवाद का मामला है, ये दोषी है, कन्विक्टेड, अदालत सजा दे चुकी है, मृत्यु दंड मिला है इसको। पहली बात ये है। दूसरा, आप भी कह दीजिए कि अरे बेटा आतंकवादी है तो जरूर तो पिता की क्या गलती है, लेकिन बोलिए तो कि पिता से आपकी पार्टी का कनेक्शन है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ास तौर से नौजवान बहुत अच्छी तरह समझ गया कि ये नकली जो देशभक्ति दिखाने का काम करते हैं चुनाव के दौरान, इनकी देशभक्ति तब कहाँ चली जाती है जब हमारे पुलवामा में 42 मैं अरे आप कहीं की बात कहीं ले जाएंगे। मैं आपसे, आप इसका जवाब मैंने पहले भी कहा, आप दे दीजिए मुझे, आप मुझे एक शब्द में जवाब दे दीजिए ना। ये सर नहीं, ये गलत बात है ना। आप मुद्दे से भटका जानबूझ के इसको डिविएट कर रहे हैं। शादाब अहमद शेख का आपकी पार्टी से कोई लेना देना था या नहीं? आप अपना पक्ष नहीं रखने देंगे? नहीं, आप तो मुद्दे पे बोलेंगे तब तो मैं आपको बोलने दूंगा, मुद्दे पे बोलिए। तो ये जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल सौरभ जी, मैंने कहा कोई भी अगर आतंकी है, कोई गुनाहगार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का मत रहा है हमेशा से। हमने कभी भी गुनाहगारों मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद शेख आपकी पार्टी के ऑफिस बेरर हैं। यहाँ तो मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद शेख समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। आप सौरभ जी दूसरी बात, अरे दो सर सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ना कह सकते हैं ना, आप ना बोल दीजिए ना नहीं है, आप बोल दीजिए नहीं है मेंबर, मैं स्वीकार कर लूंगा आपका जवाब। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप बताइए कि केंद्र से गृह राज्य मंत्री जी का इस्तीफा आखिर क्यों नहीं लिया आपने? अरे भाई साहब, मैं बार बार कितनी बार आपको बताऊं, इस व्यक्ति को सजा हो चुकी है, व्यक्ति को सजा हो चुकी है, 56 लोगों की मौत का गुनहगार है, उसके पिता की तस्वीर है, फर्क समझिए। तो
आशीष मिश्रा टेनी भी जो है हाँ बिल्कुल सजा हो जाएगी। तो अगर उसको सजा होती है तो फिर बीजेपी से पूछेंगे हम, इस आदमी को सजा हो गई, आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब से क्यों बच रहे हैं, इतना क्यों बच रहे हैं आप इतना जवाब से? आप बोल दीजिए फोटो फर्जी है, ठीक है, आपका हक है, आप बोलिए, आप बोलिए उसका पिता हमारी पार्टी में नहीं है, आप बोल दीजिए। हमारा ये मानना है, देखिए चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। भाई साहब, अगर अहमदाबाद की अदालत ने चुनाव के बीच में फैसला सुना दिया तो उसमें कोई क्या करे? अदालतें अपना काम बंद कर दे, चुनाव के बीच में फैसला आया है ना। 14 फरवरी का एफिडेविट है ना इस आतंकवादी का। अब 14 फरवरी का 2022 का एफिडेविट है, तो इसमें कोई क्या करेगा? इसमें वो बता रहा है कि मेरे पिता समाजवादी पार्टी के ये थे, ये पदाधिकारी थे। अब ये ऐसा अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। अरे ये रहा सर, स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर लाइए, आप स्क्रीन पर लाइए। आप किसी साथी से कह दीजिए, फोटो भी खींच लेगा इसकी फोटो भी खींच लेगा, स्क्रीन पर आ गया, इसकी फोटो खींच ले। मैंने आपकी सहायता के लिए वो लाइन अंडरलाइन भी करवा दी, उसको अंडरलाइन करा दिया कि मेरे पिता पॉलिटिकल वर्कर है और समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। सौरभ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी पिता का बेटा अगर कहीं कोई अपराध करता है, हाँ, तो क्या वो पिता से पूछ के करता है? हाँ, अब आप आ रहे हैं, अब आप आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अगर किसी बिटिया को लेके चला जाता है, मैं अब आप आए ना, अब आपने कम से कम इतना माना कि पिता के पुत्र ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। अब इतना और बता दीजिए कि वो पिता कौन सी पार्टी में है? हम कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ओहो, इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, जो सांसद जी ने कहा था वो शायद उतना सीधा नहीं था, लेकिन सच बात यह है कि समाजवादी आतंकवादियों का ना सिर्फ समर्थन करती है, उनको पाल पोसती है, उनको बड़ा करती है। अभी उन्होंने इतना तो मान लिया कि अगर बेटा कर रहा है तो पिता से पूछ के थोड़ी कर रहा है। उनको पता है अच्छे तरीके से, वो उनके एक्टिव कार्यकर्ता हैं। अच्छा चलिए ठीक है, स्वागत है आप सभी का। हम लगातार बात कर रहे हैं अहमदाबाद ब्लास्ट केस के दोषी मोहम्मद सैफ शादाब अहमद के पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ जब से सामने आई है, तब से बीजेपी जो है चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के जरिए, कभी जेपी नड्डा जी के जरिए इस मामले को उठा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सीनियर आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, मैं आप सेवा में होते तो मैं सवाल आपसे नहीं पूछता, लेकिन चूंकि अब आपने इतने बरस सरकारी नौकरी करी है और इतने अहम पदों पर आप रहे हैं, तो अगर आप इस पर अब बोल सकें कि क्या वाकई में ऐसे अतिवादी आतंकवादी तत्वों तक को प्रश्रय देना, उनको संरक्षण देना, क्या यह काम होता आपने देखा है कभी, या ऐसा दबाव कभी डालने की कोशिश की जाती है सरकारों की तरफ से? देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी चीज है कि जिस आतंकी संगठन ने यह घटना का अंजाम दिया था, इंडियन मुजाहिदीन ने, उसकी पराकाष्ठा देखिए कि उसने थोड़ी सी भी देर नहीं की इस पूरी जिम्मेदारी को लेने में। और आपको मालूम होगा शायद कि जिस समय ये ब्लास्ट हुए थे उसके 5 मिनट पहले कई टीवी चैनल्स और न्यूज एजेंसीज को ईमेल्स भेजे गए और ये कहा गया कि 5 मिनट के बाद हम मुंबई के हमले और गोधरा के हमले का हम बदला लेंगे। तो दैट मीन्स कि इंडियन मुजाहिदीन के जो भी टेररिस्ट थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें बहुतों को सजा मिली है, चाहे वो उम्र कैद की हो या फांसी की सजा हो, उनके साहसिक क्रियाकलापों को हम अभी देख रहे हैं। और ये जान लीजिए कि उनका नेटवर्क पूरे देश में ही फैला हुआ था और साथ ही साथ उसके कई ऐसे टेररिस्ट थे जो वेल एजुकेटेड थे, प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट थे। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा तौसीफ खान का, जो गया में एक साइबर कैफे से वो सोशल मीडिया पर काम करता था और उसे फिर बाद में पकड़ा गया। उसी तरह सफदर नगौरी है और फिर सादिक मंसूरी है। सादिक मंसूरी जो है वो ग्रेजुएट था साइकोलॉजी में और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। मेरा कहने का ये अभिप्राय है कि मोहम्मद सैफ को मैं जानता नहीं, उसके जीवन चरित्र के बारे में नहीं जानता कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, एक्सेप्ट कि वो आजमगढ़ से, और ये जान लिए कि 49 जो आरोपी हैं और जिनको सजा मिली है उसमें 10 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनमें मोस्टली जो है आजमगढ़ के हैं। वैसे सबसे ज्यादा संख्या गुजरात की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की है और उसके बाद महाराष्ट्र की है। यानी 20% के लगभग जो अक्यूज कन्विक्ट हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसने एफिडेविट दिया होगा, उसने बिना सोच समझ कर दिया होगा, उसने पूरी क्रियाकलापों को देखा होगा और उसने सच ही दिया होगा, उसने शपथ
लेकर ये एफिडेविट दिया होगा। तो ये हमें मानने का ना आधार हो, ऐसा मैं नहीं मानता। बात रही कि क्या प्रश्रय देना चाहिए, देखिए पूरी चीजें जो है वो परसेप्शन से चलती हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, उसके परसेप्शंस कैसे हैं, आम जनता में उसकी शोहरत कैसी है, आम जनता में उसकी ख्याति कैसी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये अगर माना जाना कि उसका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से इस रूप में रहा है कि उसका कोई ऑफिस बेरर उसका पिता हो, तो मैं समझता हूं कि इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है और इससे एक बुरा संदेश जाता है। समाजवादी पार्टी का एक संदेश जो जा रहा है वो आम जनता में, वो आ जा रहा है कि एक कन्विक्टेड पर्सन के पिता जो है उसके ऑफिस बेरर थे। और अगर ये नहीं मानते हैं और जिसका प्रमाण आप दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। डेमोक्रेसी के लिए ऐसे भी बहुत खतरनाक है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस मुद्दे पे लड़ रही हैं कि हम किस प्रकार इस सोसाइटल वैल्यूज को डिवाइड करें। तो मैं समझता हूं कि ये नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं और मैं तो और बहुत बातें कह सकता हूं। अभी भी खान साहब मानेंगे नहीं, शोएब जमै नहीं मानेंगे। इनकी पार्टी के नेता अबू आजमी मुंबई से, बड़े सीनियर नेता हैं इनके मुंबई में समाजवादी पार्टी के। जब इस लड़के लोग को पकड़ा गया था, वो अहमदाबाद गए थे उससे मिलने के लिए, कल हमारे कार्यक्रम में थे। पहले उनसे पूछा गया आप गए थे इससे मिलने के लिए, उन्होंने कहा मैं कभी नहीं गया। फिर हमारे संवाददाता ने उनको पूरा वृत्तांत बताया कि आप कैसे कैसे गए थे, हमारे संवाददाता ने जानकारी जुटाई थी। तब वो कहने लगे पुरानी बात है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो पहले मना कर देना कि मैं तो गया ही नहीं था इससे मिलने के लिए, फिर बाद में कहना मुझे याद नहीं आ रही है। ये सारी बातें बहुत कुछ बताती हैं। जी शोएब जमै, मैं सौरभ जी जवाब दूं? बोले। जी सौरभ जी, मैं जवाब दूं? हाँ बोले। सौरभ जी देखिए, मैं एज यूजुअल मैंने बहुत हार्ड स्टैंड लिया टेररिज्म पे, और ये मेरा दिल की बात है और मेरा ये विचारधारा है। समझौता नहीं होगा आतंकवाद से, बेगुनाहों की जान जाएगी, मैं समझौता नहीं करूंगा, चाहे किसी भी समाज धर्म पंथ से हो। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा बीजेपी के सांसद से और ऑफिशियल प्रवक्ता से कि अभिनव भारत, जिसके बारे में महाराष्ट्र की एटीएस देश की पुलिस है, और जो शहीद हुए हमारे जवान मुंबई ब्लास्ट के दौरान, उनके चीफ थे, एटीएस के चीफ थे। इसी देश की पुलिस ने अभिनव भारत को आतंकवादी संस्था कहा और केंद्र सरकार से बैन करने की मांग की, और आपकी मोदी सरकार ने उस बैन को रिजेक्ट कर दिया। ये बताइए, ये नहीं दर्शाता है कि आप आतंकवादियों के साथ समर्थन रखते हैं, उनको पोषित करते हैं, और आपकी सॉफ्ट स्टैंड है यहाँ से आतंकवाद के प्रति? ठीक है, क्या आतंकवाद धर्म संप्रदाय शॉर्ट में बोलना पड़ेगा तभी मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि समय खत्म हो गया है। आपकी बात खत्म हो गई तो मैं उत्तर ले लेता हूँ, नहीं तो मिलेगा नहीं उत्तर। जी सांसद जी को देना चाहिए। हाँ सांसद जी बोले, मंत्री जी को भी देना। हाँ फिर एक सवाल मैं आखिरी आपसे पूछूंगा। सांसद जी बोले। मैंने इनको उत्तर उसी समय दे दिया था, ये लगता है इनके समझ में नहीं आई। ये अभिनव भारत जिस संस्था की ये बात कर रहे हैं, तो उसको निश्चित रूप से उसको बदनाम करने का जो काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था कि इस्लामिक आतंकवाद को के सामने भगवा आतंकवाद को प्रस्तुत कर दो, तो भगवा आतंकवाद को प्रस्तुत करने के कारण से ये चीजें हुई थी। और अभिनव भारत को कोई कह देने से, कोई आपके कह देने से कोई आतंकवादी हो जाता है? तो कहाँ के ऊपर कौन सा हिंदू आज तक आतंकवादी पकड़ा गया? बताइए कौन सा भगवा आतंकवाद है, कहाँ के ऊपर भगवा आतंकवाद है, क्यों है? आतंकवाद अगर दिखाई पड़ेगा तो आप देख लो, आप अपने इस्लाम में देखो, वहां के जितने भी आतंकवादी संगठन दिखाई पड़ेंगे। एक जवाब इस पर शिवम त्यागी भी देना चाह रहे हैं। शिवराज साहब एक मिनट, शिवराज साहब और एक मिनट सुनिएगा। शुरुआत में शोएब जमै ने कहा कि इसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल जोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन सुनिए, अगर 50 बच्चे सैफरन पहन के एक महिला के चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जो कि गलत है, अंतरराष्ट्रीय चैनल पर बैठकर एक महिला पत्रकार उसको भगवा आतंकवाद कहेगी, और यहां पर एक कन्विक्टेड आतंकवादी है, हम उसको ना कहें, अब ये मेरी गलती तो नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम हैं, मैं तो कहूंगा ना। और मेरे लिए कंसर्न है 9 उत्तर प्रदेश से, बहुत बड़ी बात है। एक जवाब, अगर आतंकवाद के प्रति आपके न्यूट्रल रुख है, हार्ड स्टैंड है, तो अभिनव भारत पर बैन। चलिए, आपने वो सवाल इनसे पूछा, आपने जवाब भी पा लिया। मुझे आपको मैं एक सेकंड, बस एक सेकंड शोएब, आपका वीडियो चला गया है। हाँ एक सेकंड शोएब जमै जी, एक सवाल का बस आखिरी उत्तर सवाल है, समय नहीं है। और मुझे बताइए, अभी बात जब मैंने आपसे कही कि जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो, उसने कहा है कि हम सब लोगों को कानूनी मदद देंगे, तो आपने ये कहा था उस वक्त कि जो इतने लड़के जो बरी कर दिए गए वो इतने साल जेल में रहे, मतलब बहुत सारी खामियां होती है। मैं आपके इस तर्क से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी, उसका नाम है सफदर नागौरी, सजा पाने के बाद, मृत्युदंड पाने के बाद वो व्यक्ति कहता है मुझे कोई अफसोस नहीं है
और मैं हिंदुस्तान के संविधान में नहीं यकीन करता, हिंदुस्तान का संविधान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं केवल कुरान पर यकीन रखता हूं। क्या ऐसे आदमी को लीगल एड मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, लेकिन धन्यवाद। जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश में सीएएनआरसी प्रोटेस्टर्स की भी मदद की और इसी सीएएनआरसी प्रोटेस्टर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुर्की जब्ती यूपी सरकार मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। आपने कहा ऐसे आदमी को जिसको हिंदुस्तान के कानून पर, संविधान पर एतबार नहीं है, उसको कोई लीगल एड नहीं मिलनी चाहिए। शोएब जमाई, मैं स्वागत करता हूं आपके इस बयान का। समय खत्म हो गया, इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी, ओपी सिंह साहब, मुजफ्फर खान जी, शिवम त्यागी जी, शोएब जमाई जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।